हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हमारे यूट्यूब चैनल ए प्लस आई एस अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम फॉर ए प्लस आई एस अकेडमी। ठीक है, आज हमारी जिस टॉपिक पे क्लास होने जा रही है, हम आई एस मेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। आई एस मेंस का जो हमारा सब्जेक्ट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी लोक प्रशासन हमारा सब्जेक्ट चल रहा है। लोक प्रशासन में हमारा एक यूनिट कंप्लीट हो चुका है। टॉपिक 7 जो मैंने पढ़ाया था इससे पहले, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। आज है हमारा टॉपिक 12, 12 नंबर का टॉपिक है। उस टॉपिक का नाम है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, वित्तीय प्रशासन। ठीक है, वित्तीय प्रशासन के बारे में हम चर्चा करेंगे, बिंदुवार चर्चा करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट स्टडी होगी और डिटेल चर्चा आज हम करने वाले हैं इस टॉपिक के ऊपर। ठीक है, हर एक चीज को मैं अच्छी तरह से डिस्क्राइब करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा। आप अच्छी तरह से वीडियो को देखें, सुने और उसके बाद में अपनी प्रिपरेशन करें। ठीक है, और आईएएस मेंस के हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन करें, लिखते हुए आप तैयारी करें, क्योंकि आईएएस मेंस आपका रिटन एग्जामिनेशन है। आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना पड़ेगा। जो टाइम लिमिटेशंस का इसमें ध्यान रखना है और जो क्वेश्चन आपसे डिमांड कर रहा है उसका पूरा आंसर उसमें आ जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू टाइम लिमिट। उसके हिसाब से आप लिखने का अभ्यास करें और अपनी प्रिपरेशन करें। ठीक है, तो वित्तीय प्रशासन में मैं आपको पढ़ाऊंगा। देखिए, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन इज रिलेटेड टू मनी। फाइनेंस मींस मनी। फाइनेंस इज द डायरेक्ट कंसर्न, डायरेक्ट रिलेटेड टू मनी। वित्त का मतलब मनी से रिलेटेड होगा। अब अभी अगर हम भारत सरकार की बात करें तो भारत सरकार में हमारे केंद्रीय मंत्री है, फाइनेंस मिनिस्टर है श्रीमती निर्मला सीतारमण। हाल ही में उन्होंने अपना बजट जारी किया, केंद्रीय बजट, जो हर वर्ष फरवरी में जारी होता है। उस बजट में बजट यानी मनी, पूरा ईयर का वो बजट प्लान होता है। फिर कहाँ का क्या कौन सा काम करना है, नहीं करना है, कौन कौन सी नीतियां उनको इम्प्लीमेंट करनी है, उस बजट के अनुरूप वो काम होता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन का मीनिंग आप जानते ही। एडमिनिस्ट्रेशन आप सरकार से कह सकते हैं या काम करवाने की क्षमता को कह सकते हैं। ठीक है, वित्तीय प्रशासन के बारे में हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर स्टडिंग फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, फाइनेंस और एडमिनिस्ट्रेशन का क्या तालमेल है, इन सब के बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे और इसकी चर्चा हम पॉइंट टू पॉइंट बिंदुवार चर्चा करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। उसमें सबसे पहला आपका पॉइंट है, मानव शरीर विभिन्न इकाइयों से निर्मित है। ये जो हमारा शरीर है ये विभिन्न इकाइयों से निर्मित है, विभिन्न यूनिट से जुड़ा हुआ शरीर है। बहुत ही कॉम्प्लेक्स हमारी बॉडी है। ह्यूमन बॉडी इज वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ईश्वर की देन है कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। इसको ईश्वर भी समझने में अनभिज्ञ है और ये ईश्वर के द्वारा बनाया हुआ शरीर है। ठीक है, शरीर की समस्त इकाइयां अपने आप कार्यों को संपादित करती है। बॉडी में जो सारा वर्किंग है अपने आप होता है, ऑटोमेटिक वर्किंग बॉडी में होता रहता है। ठीक है, अगला पॉइंट, प्रत्येक इकाई एक दूसरे पर आश्रित होती है। हमारी बॉडी में जो भी पार्ट्स है एक दूसरे से कनेक्ट है और प्रत्येक इकाई एक दूसरे के ऊपर आश्रित है। ठीक है, एक दूसरे के बिना काम नहीं चल सकता। एक दूसरे में कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है। ठीक है, एवं प्रत्येक इकाई एक दूसरे के अभाव में ठीक ढंग से कार्य नहीं कर पाती। ये बिल्कुल हम जानते हैं, अगर एक भी अंग बॉडी का खराब हो जाए तो बॉडी सही तरीके से काम नहीं कर पाती। तो बॉडी का सुचारू रूप से सही तरीके से काम करने के लिए सारे अंगों का एक्टिवेट होना बहुत जरूरी है। सारी बॉडी की सारी यूनिट्स का एक्टिवेट होना बहुत जरूरी है। इस बात को फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन से जोड़कर लेखक हमें क्या समझाना चाह रहा है, इसको हम आगे देखते हैं। ठीक है, जिस प्रकार इन सभी इकाइयों को जीवन दान प्रदान करने के लिए रक्त ईंधन का कार्य करता है। ये बॉडी में, पूरी बॉडी में हमारा रक्त सर्कुलेट होता है। जीवन दान प्रदान करने के लिए रक्त ईंधन का काम करता है। ठीक है, हमारा जो ब्लड है, पूरी बॉडी में जो ब्लड है वो ईंधन का काम करता है। उसी प्रकार प्रशासनिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो समस्त प्रशासन का जो जीवन रक्त है, पूरे प्रशासन का जो जीवन रक्त है वो वित्त है। वित्त यानी फाइनेंस, पैसा है, मनी है, वित्त है। ठीक है, अगला पॉइंट, वित्त के अभाव में प्रशासन एवं प्रशासनिक कार्यों का संचालन असंभव है। अगर वित्त नहीं हो तो उसमें ना तो प्रशासन चल सकता है ना प्रशासनिक कार्य संपादित हो सकते हैं। यानी बिना वित्त कुछ भी पॉसिबल नहीं है। हर जगह वित्त का होना कंपल्सरी है। वित्त से ही सारे काम
कंप्लीट होते हैं, चाहे वो प्रशासनिक काम हो, चाहे प्रशासनिक कार्य हो, चाहे प्रशासन हो। अगला पॉइंट, प्रशासन एवं वित्त में उतना ही घनिष्ठ संबंध है जितना शरीर और रक्त में। जैसे हमारा शरीर है, शरीर में, पूरे शरीर में रक्त होता है, वैसे ही प्रशासन और वित्त, जैसे प्रशासन और वित्त का संबंध है, प्रशासन और वित्त का आपस में रिलेशन है, वैसे शरीर और रक्त का आपस में रिलेशन है। जैसे शरीर और रक्त का आपस में रिलेशन है, वैसे ही प्रशासन और वित्त का आपस में रिलेशन है। बिना प्रशासन के वित्त का कोई मतलब नहीं, और बिना वित्त के प्रशासन चल नहीं सकता। यानी वित्त इज एसेंशियल फॉर रेगुलेट एडमिनिस्ट्रेशन, ये बात आपको याद रखनी है। फाइनेंस इज एसेंशियल फॉर रेगुलेटिंग एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहे हैं। अब देखिए, इसमें मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आप इसको मोटिवेशनल बात भी कह सकते हैं। जो भी कैंडिडेट आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो प्री की कर रहे हैं या मेंस की कर रहे हैं, तो उनको ये कतई जरूरी नहीं है कि आप बड़े शहर में जाके प्रिपरेशन करने की जरूरत है या बहुत बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाके ज्वाइन करने की जरूरत है। आप छोटे शहर में या आज के टाइम में ऑनलाइन क्लासेस को लेकर भी आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं और अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर सकते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आज की तारीख में बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है आपकी प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। देखिए, आईएएस में पूछा जाता है ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के बीच का, चाहे वो प्री हो या मेंस, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के बीच के उसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उस क्वेश्चंस का आपको आंसर देना होता है, ठीक है। प्री ऑब्जेक्टिव होता है, मेंस आपका रिटन एग्जामिनेशन होता है, उसके बाद में आपका इंटरव्यू होता है, ठीक है। मैं युगल किशोर आपको पढ़ा रहा हूँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। मैंने भी सन 2013 में आईएएस की प्रिपरेशन की थी, उसके लिए मैं जयपुर गया था और वहां जाके मैंने प्रिपरेशन की थी, ठीक है। लेकिन मैं किसी कारणवश 3 अटेम्प्ट नहीं दे पाया, इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। और आप इसमें कई लोग ऐसे हैं जो कॉरेस्पॉन्डेंस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद में भी सक्सेस जिन्होंने हासिल की है, ठीक है। इसलिए आप पूरी लगन और ईमानदारी और पूरी मेहनत से आप अपनी प्रिपरेशन करें और अपने लक्ष्य को अचीव करें, ठीक है। अब देखते हैं अगला पॉइंट। अतः वित्त ही प्रशासन का जीवन शक्ति है। जो वित्त है, हमारा फाइनेंस है, वो प्रशासन का जीवन शक्ति है। अब कैसे है वित्त प्रशासन का जीवन शक्ति? प्रशासन का मतलब सरकार है। सरकार बिना पैसे के चल नहीं सकती। पैसा होगा तभी जाके हम, पैसे से सरकार चलती है। जो भी कामकाज होते हैं, जो भी विकास के काम होते हैं, जो भी एम्प्लॉय में काम करते हैं, उनको पेमेंट देनी पड़ती है मंथली, या जो विकास के काम उसमें पैसा लगता है, जो लेबर वर्क करती है उनको जो पैसा देना पड़ता है। यानी बिना वित्त के प्रशासन का कोई मतलब नहीं है ना। जहां वित्त है वहां प्रशासन है, इसलिए कहा गया है कि वित्त ही प्रशासन की जीवन शक्ति है। अगला पॉइंट, एल डी वाइट बहुत बड़े विद्वान हैं लोक प्रशासन के, बहुत बड़े स्कॉलर हैं। उन्होंने क्या कहा, प्रशासन तथा वित्त को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। प्रशासन और वित्त दोनों को एक दूसरे से अलग कभी नहीं किया जा सकता। प्रशासन और वित्त दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। बिना प्रशासन के वित्त का कोई मतलब नहीं और बिना वित्त के प्रशासन का कोई मतलब नहीं, ठीक है। अगला पॉइंट, प्रत्येक प्रशासनिक कार्य का आर्थिक पहलू होता है जो उसके जैसे ही अप्रत्यक्षणीय होता है, जैसा कि मनुष्य और उसकी छाया। देखिए, इस बात को समझिए, इसमें क्या कहना चाहता है। प्रत्येक प्रशासनिक कार्य, कोई भी प्रशासनिक कार्य है, उसका आर्थिक पहलू होता है, इकोनॉमिक एजेंडा उसका होता है, आर्थिक पहलू उसका होता है जो उसके जैसे अप्रत्यक्षणीय होता है, जैसे कि मनुष्य और उसकी छाया। जैसे एक मनुष्य होता है, उसकी छाया होती है, उसकी प्रति हम देखते हैं, वैसे ही प्रशासनिक कार्य का आर्थिक पहलू होता है, ठीक है। अगला पॉइंट, शासन का प्रत्येक कार्य वित्त के अभाव में असंभव है। शासन हो या प्रशासन, उसका प्रत्येक कार्य वित्त के अभाव में असंभव है। बिना वित्त के शासन और प्रशासन चल नहीं सकता, ये बात हमें याद रखनी है। अगला पॉइंट, अतः वित्त को लोक प्रशासन की चालक शक्ति कहा जाता है। जो फाइनेंस है उसको लोक प्रशासन की चालक शक्ति कहा जाता है। अब कैसे कहा जाता है चालक शक्ति? कि बिना वित्त के प्रशासन चल नहीं सकता, लोक प्रशासन चल नहीं सकता। लोक प्रशासन यानी लोगों से काम करवाने की क्षमता। बिना वित्त के आप लोगों से काम नहीं करवा सकते। वित्त होगा तभी आप लोगों से काम करवा सकते हैं, क्योंकि लोग काम करने के बाद आपसे वित्त की डिमांड करेंगे, ठीक है। अगला पॉइंट, जिस प्रकार एक मोटर कार बिना पेट्रोल या डीजल के ठीक चल नहीं सकती, जिस प्रकार कोई मोटर है
कोई भी मोटर कार है या कोई भी टू व्हीलर है वो बिना पेट्रोल या डीजल के चल नहीं सकती, उसी प्रकार सरकार भी वित्त के अभाव में कोई भी कार्य संपन्न नहीं कर सकती। उसी प्रकार जिस प्रकार बिना डीजल और पेट्रोल के मोटर कार चल नहीं सकती, उसी प्रकार सरकार बिना वित्त के नहीं चल सकती, कोई कार्य नहीं कर सकती। अगला पॉइंट, अतः कौटिल्य ने ठीक ही कहा है कि सभी उद्यम वित्त पर निर्भर है। कौटिल्य भी महान विद्वान हुए हैं लोक प्रशासन के, उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि जो सभी उद्यम है वो वित्त पर निर्भर है। जो भी औद्योगिक संस्थान है वो सारे ऑल इंडस्ट्रीज आर डिपेंडिंग फाइनेंस। ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट फॉर आईएएस मेंस। देखिए आईएएस मेंस के हिसाब से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि आगे आपको आईएएस बनने के बाद में एडमिनिस्ट्रेशन वर्क ही फुलफिल करना होता है, इसलिए दिस सब्जेक्ट इज रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। देखिए हम बजट के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये समझेंगे कि बजट वर्ड होता क्या है, क्योंकि बजट वर्ड हमने सुना होगा, सरकार से रिलेटेड है, सीधी सी बात है। बजट जब भी ईयर का स्टार्टिंग होता है तब आम बजट पेश किया जाता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा पेश किया जाता है और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी बजट पेश किया जाता है, तो वही बजट है। तो यहाँ बजट का मीनिंग बताया गया है, बजट वित्तीय प्रशासन का प्रमुख उपकरण है। बजट क्या है? जो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है उसका मैन एपरेटस है। बजट इज द मैन एपरेटस ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, ये बात आपको याद रखनी है। अगला पॉइंट, बजट किसी भी प्रकार के शासन की आधारशिला मानी जाती है। बजट हो, कोई भी हो शासन, किसी भी प्रकार का शासन हो, आज का शासन हमारे जो नेता लोग हैं या जो भी हमारा सिस्टम बना हुआ है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, स्टेट में मुख्यमंत्री, गवर्नर या ब्यूरोक्रेट जो भी होते हैं, इनमें भी बजट की जरूरत पड़ती है। या पहले जब मानव का अस्तित्व स्टार्ट हुआ था, तब से जब शासन स्टार्ट हुआ था, पहले मुगलों का शासन था, राजा महाराजों का शासन था, हर जगह शासन में बजट कंपल्सरी है, बिना बजट के शासन चल नहीं सकता। ठीक है। अगला पॉइंट, बजट संबंधी समस्त प्रक्रियाओं को प्रशासन का केंद्र बिंदु माना जाता है। बजट बजट संबंधी समस्त प्रक्रियाओं को, बजट से रिलेटेड सारी जो प्रक्रिया है उनको प्रशासन का केंद्र बिंदु माना जाता है। बजट से रिलेटेड जो भी प्रक्रिया है उसको प्रशासन का केंद्र बिंदु माना जाता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अगला पॉइंट, ये कार्यपालिका द्वारा प्रबंध एवं व्यवस्थापिका द्वारा नियंत्रण स्थापित करने का एक प्रभावशाली माध्यम है। देखिए हाँ, कार्यपालिका जो हमारी होती है, कार्यपालिका कौन कौन लोग आते हैं? ब्यूरोक्रेट्स आते हैं, पॉलिटिशियंस आते हैं, जो हमारी कार्यपालिका है। ठीक है। और प्रबंध एवं व्यवस्थापिका, प्रबंध में भी लोग आते हैं, व्यवस्थापिका जो व्यवस्थापिका का काम करते हैं, द्वारा नियंत्रण स्थापित करने का एक प्रभावशाली माध्यम है। ठीक है। अगला पॉइंट, बजट शब्द की उत्पत्ति। अब देखिए बजट का हिस्ट्री अपन पढ़ते हैं कि बजट शब्द कहां से सबसे पहले अस्तित्व में आया। तो बजट शब्द की जो उत्पत्ति है फ्रांसीसी भाषा, हमारी जो फ्रांसीसी भाषा है, हर तरह की भाषा होती है, फ्रांसीसी भाषा के शब्द बोझते, इंग्लिश में इसकी स्पेलिंग होती है BOUGET, बोझते से हुई है, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। बजट की उत्पत्ति हुई है बोझते शब्द से, जिसका मीनिंग होता है चमड़े का थैला। आपने देखा होगा बजट जब प्रस्तुत किया जाता है, हाल ही में हमारी केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट प्रस्तुत किया था, तो हाथ में कोई न कोई थैला होता है। चाहे स्टेट के कोई वित्त मंत्री या फाइनेंस मिनिस्टर वो बजट पेश करते हैं तो हाथ में कोई न कोई थैला होता है। स्टेट में हमेशा मुख्यमंत्री के द्वारा बजट पेश किया जाता है, वही फाइनेंस मिनिस्टर होता है, और केंद्र में अलग से फाइनेंस मिनिस्टर होता है जो बजट प्रस्तुत करता है, जो पूरे साल का उसमें लेखा जोखा होता है, पूरे साल का उसमें वर्किंग होता है। ठीक है। अगला पॉइंट, सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग सन 1733 में किया गया था। सबसे पहले इसका प्रयोग किया गया था बजट शब्द का 1733, ये जो ईयर दिया गया था, ईयर दिया गया है 1733 में बजट शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक है। आगे देखते हैं, जब ब्रिटिश वित्त मंत्री, ब्रिटिश यानी ब्रिटेन, ब्रिटेन के वित्त मंत्री थे रॉबर्ट वॉलपोल, एक व्यक्ति का नाम है रॉबर्ट वॉलपोल, उन्होंने ब्रिटिश कॉमन सभा में अपनी वित्तीय योजना प्रस्तुत करने के लिए अपने वित्तीय कागजात निकाले। सबसे पहले ब्रिटिश वित्त मंत्री ने अपनी वित्तीय योजना को प्रस्तुत करने के लिए कॉमन सभा में वित्तीय कागजात निकाले कि हम किस तरह से वित्त को रेगुलेट कर सकते हैं, फाइनेंस को रेगुलेट कर सकते हैं, पूरी सरकार को चला सकते हैं। ठीक है। आगे आपका नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आगे आपका पॉइंट क्या है, हम बात कर रहे थे ब्रिटिश जो वित्त मंत्री थे उन्होंने अपनी कॉमन सभा में जो अपने कागजात निकाले थे,
बजट पेश करने के लिए। उस समय क्या हुआ था, तब वहां उपस्थित सदस्यों ने खिल्ली उड़ाते हुए, जब उन्होंने अपने कागजात दिखाए बजट के लिए, तो वहां जो सदस्य मौजूद थे उनकी खिल्ली उड़ाई। खिल्ली उड़ाते हुए कहा था, व्यंग्य में कहा कि वित्त मंत्री ने अपना बजट खोला है वित्त मंत्री ने अपना बजट खोला है, ऐसे उन्होंने कहा था खिल्ली उड़ाते हुए। तब से सरकार के आय व्यय, सरकार की इनकम और एक्सपेंडिचर, आय और व्यय के वित्तीय वितरण के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। उस टाइम से इस बजट शब्द का प्रयोग किया जाने लगा, आय व्यय के वित्तीय वितरण से के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। ठीक है, अब देखिए बजट की परिभाषा है। बजट की क्या क्या डेफिनेशन होती है, डेफिनेशन ऑफ बजट, बजट की जो परिभाषा है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि बजट की क्या क्या परिभाषा होती है। बजट को विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने मतानुसार परिभाषित करने का प्रयत्न किया है। बजट को अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से परिभाषित किया है, अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने विचार रखे हैं बजट के ऊपर, बजट को एक्सप्लेन किया है। ठीक है, उसमें आगे देखते हैं, कुछ विद्वानों ने बजट की परिभाषा अनुमानित आमदनियों तथा खर्चों के वितरण मात्रा के रूप में की है। कुछ विद्वानों ने बजट को क्या कहा है, अनुमानित आमदनियों, एस्टिमेटेड आमदनी तथा खर्चों के वितरण मात्रा के रूप में की है। खर्चों का कैसे वितरण होता है, कैसे खर्च होता है, उसको देखते हुए बजट को परिभाषित किया है। ठीक है, और कुछ लेखकों ने बजट को राजस्व तथा विनियोग अधिनियम का पर्यायवाची माना है। रेवेन्यू से बजट को जोड़ा है। रेवेन्यू मींस भी पैसा ही होता है, रेवेन्यू कलेक्ट करना है, पैसा कलेक्ट करना। विनियोग अधिनियम भी इससे रिलेटेड है, बजट से पर्यायवाची माना है। बजट शब्द की कुछ परिभाषा निम्न है। अब देखिए बजट शब्द की आगे हम परिभाषा देखते हैं। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषा दी है, उन परिभाषाओं की हम विस्तृत चर्चा करेंगे। ठीक है, आई एम पीजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हूँ और आपको बहुत अच्छी तरह से इस सब्जेक्ट का जो टॉपिक है, जो आपका इस मेंस में आने वाला, अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगा, हर बात को आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा। आपका फर्ज बनता है कि आप वीडियो को अच्छी तरह से देखें, सुने और उसके अकॉर्डिंग फिर आप अपनी प्रिपरेशन करें। हेलो फ्रेंड्स, वी आर स्टडीइंग फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस और एडमिनिस्ट्रेशन का अर्थ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा अभी तक कि फाइनेंस का क्या मीनिंग होता है और एडमिनिस्ट्रेशन का क्या मीनिंग होता है। ठीक है, अब देखिए हम बजट के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो बजट से रिलेटेड कुछ विद्वानों ने अपनी अलग अलग परिभाषाएं दी है अपने अपने हिसाब से। अलग अलग विद्वानों का अलग अलग विचार हैं, लेकिन उनका कंक्लूजन एक ही है, तो उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले रेने स्ट्रॉम एक विद्वान हुए हैं, सबसे फर्स्ट नंबर। उन्होंने बजट की क्या परिभाषा दी है उसको हम देखते हैं। बजट एक प्रलेख है, प्रलेख यानी एक डॉक्यूमेंट है जिसमें सरकारी आय व्यय का मतलब इनकम हो रही है और व्यय यानी खर्चा हो रहा है की एक प्रारंभिक अनुमोदित योजना रहती है। आय व्यय की एक प्रारंभिक अनुमोदित योजना रहती है, यह रेने स्ट्रॉम ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट स्कॉलर कौन है, लेनॉय ब्यूलो, एक व्यक्ति का नाम है लेनॉय ब्यूलो। लेनॉय ब्यूलो ने क्या कहा है कि बजट एक निश्चित अवधि के लिए होने वाली अनुमानित प्राप्तियों तथा खर्चों का एक विवरण है। इन्होंने बिल्कुल एग्जैक्ट कहा है, लेनॉय ब्यूलो ने क्या कहा है, एक निश्चित अवधि के लिए होने वाली अनुमानित प्राप्तियों तथा खर्चों का एक विवरण है। क्योंकि बजट एक निश्चित अवधि के लिए प्रस्तुत किया जाता है। हाल ही में बजट प्रस्तुत किया गया, तो बजट एक साल का बजट प्रस्तुत किया गया कि एक साल का बजट इतना निर्धारित किया गया, इतने पैसे निर्धारित किए, इनको इस जगह इन्वेस्ट हमें करना है और इस जगह इन्वेस्ट करने से इन किस जगह कितना रेवेन्यू मिलता है, किस जगह कौन सा डेवलपमेंट होता है, वो सब किसी के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, नेक्स्ट स्कॉलर है हेरोल्ड आर बुश। नेक्स्ट स्कॉलर है हेरोल्ड आर बुश। उन्होंने बजट के बारे में क्या कहा है, बजट एक वित्तीय आलेख है। वित्तीय आलेख का मतलब एक फाइनेंशियल ग्राफ है जो वित्तीय वर्ष के आरंभ के पूर्व तैयार किया जाता है, जिसमें आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित आय व्यय का वर्णन होता है। इन्होंने बिल्कुल एग्जैक्ट कहा कि बजट वर्ष के आरंभ में तैयार किया जाता है और आरंभ में ही प्रस्तुत किया जाता है और पूरे वर्ष भर उसका आय व्यय होता रहता है, इन्होंने ये कहा था। ठीक है, अब नेक्स्ट स्कॉलर है विलोबी। विलोबी ने क्या कहा, विलोबी भी एक महान स्कॉलर हुए हैं, महान ज्ञाता है, महान विद्वान है। उन्होंने क्या कहा, बजट सरकार के आय व्यय का केवल अनुमान मात्र नहीं है, इससे भी कुछ अधिक है। देखिए उन्होंने ये कहा कि बजट सरकार के सिर्फ आय व्यय का केवल अनुमान मात्र नहीं है, सिर्फ आय यानी इनकम है, इनकम आ रही है, सिर्फ इनकम को खर्च करना मात्र नहीं, इससे अधिक और बहुत कुछ भी है। आगे उन्होंने क्या बताया,
ये एक ही साथ एक प्रतिवेदन है, एक अनुमान है तथा एक प्रस्ताव है। एक साथ ही एक अनुमोदन है, एक प्रस्ताव है, एक आवेदन है जिसको हम डॉक्यूमेंट के रूप में प्रस्तुत करते हैं। उसके बाद में बजट एक्टिवेट होता है। ठीक है, आगे हम और चर्चा करते हैं कि विलोबी ने हमें क्या क्या कहा, कौन कौन सी बातें उन्होंने कही। हेलो फ्रेंड्स, वी आर डिस्कशन फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन टू रिलेटेड नेक्स्ट पॉइंट इज, दूसरे शब्दों में विलोबी के बारे में चर्चा चल रही है। विलोबी का मत चल रहा है। विलोबी जो विद्वान हुए थे उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने ये कहा था कि दूसरे शब्दों में ये एक ऐसा प्रलेख है या होना चाहिए जिसके माध्यम से कार्यपालिका धन प्राप्त करने वाली तथा व्यय करने की स्वीकृति देने वाली सत्ता के समक्ष इस बात का पूर्ण प्रतिवेदन रखती है। यानी सरकार के समक्ष, सत्ता के समक्ष धन को व्यय करना और इनकम आय करना, उसका पक्ष अपना रखती है कार्यपालिका धन प्राप्त करने के लिए। ठीक है, इन्होंने सिर्फ ये कहा कि धन प्राप्त करने के लिए तथा व्यय करने की स्वीकृति देने वाली सत्ता के समक्ष इस बात का पूर्ण प्रतिवेदन सरकार के समक्ष ये रखती है। ठीक है, अगला पॉइंट, उसने उसके अधीनस्थ कर्मचारियों ने गत वर्ष का कामकाज की व्यवस्था किस प्रकार की तथा सरकारी कोषागार की वर्तमान स्थिति क्या है। देखिए, इसमें यह भी कहा विलोबी ने कि गत वर्ष का कामकाज कैसे चला, कैसे कामकाज हुआ, कितना डेवलपमेंट हुआ, कितना आय व्यय हुआ, उसका सारा लेखा जोखा, और वर्तमान में जो कोषागार है, कोषागार मीन्स आप कह सकते हैं व्यय के लिए एक ऐसा माध्यम होता है जिसमें सारा व्यय कलेक्ट रहता है, सारा इनकम, सारा रेवेन्यू उसमें कलेक्ट रहता है, उसको कोषागार कहते हैं। ठीक है, कोषागार की वर्तमान पोजीशन क्या है, कितना उसमें धन शेष है, कितना धन उसमें खर्च हो गया है, उसकी सारी जानकारी उसमें होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आगे, इन सूचनाओं के आधार पर आगामी वर्ष के लिए अपने कार्यक्रम की घोषणा करती है और बतलाती है कि इस कार्य के लिए वित्त व्यवस्था किस प्रकार की जाएगी। देखिए, आगे वो क्या बताते हैं कि ये जो समस्त सूचनाओं के आधार पर आगामी वर्ष के लिए फाइनेंशियल प्लान करती है, आगामी वर्ष के लिए फाइनेंशियल बजट का प्लान करती है और बजट की घोषणा भी करती है कि किस कार्य के लिए वित्त व्यवस्था कैसे होनी चाहिए, हमारा फाइनेंशियल अरेंजमेंट कैसे होना चाहिए, कैसे हम फाइनेंशियल अरेंजमेंट को बेहतर कर सकते हैं, कैसे हम फाइनेंशियल अरेंजमेंट अच्छा करके अच्छा काम हम कर सकते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल इज रिलेटेड टू वर्किंग पोजीशन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज टेलर। अब आगे जो विद्वान है टेलर एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं लोक प्रशासन में। उन्होंने क्या कहा, टेलर ने बजट के रूप में कहा है, बजट के बारे में कहा है, बजट एक निश्चित अवधि के लिए सरकार की वित्तीय योजना। बिल्कुल सही बात है, बजट एक निश्चित अवधि के लिए सरकार की वित्तीय योजना है, यानी फाइनेंशियल स्कीम है। एक निश्चित अवधि के लिए बजट बनाया जाता है, फिर उस बजट का खर्चा होता है, आय व्यय होता है, सब कुछ एक निश्चित अवधि के अंदर ही होता है। ये टेलर जैसे महान विद्वान ने कहा है। ठीक है, हेलो फ्रेंड्स, हम बजट के बारे में चर्चा कर रहे थे। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में बजट में अलग अलग लोगों ने अपने अलग अलग विचार रखे हैं। तो उसमें जो नेक्स्ट स्कॉलर है उनका नाम है मुंड्रो। देखिए, मुंड्रो ने क्या विचार है, मुंड्रो ने क्या कहा, मुंड्रो एक महान स्कॉलर हुए हैं। उन्होंने कहा कि बजट आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए आय व्यय का प्रबंध करने की एक योजना है, क्योंकि मुंड्रो भविष्य को लेकर चलते हैं। भविष्य को लेकर उन्होंने कहा है कि बजट आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए, इस वर्ष का तो हो गया, लेकिन आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए आय व्यय का प्रबंध करने की एक योजना है, आय व्यय की प्रबंध करने की एक योजना है। उसमें जिसमें एक और समस्त आय का अनुमान तथा दूसरी ओर समस्त व्यय का अनुमान दिया होता है। इसमें दो कंडीशन दी हुई थी बजट से रिलेटेड, एक और तो समस्त आय का अनुमान होता है, दूसरी ओर समस्त व्यय का अनुमान होता है। इनकम आ रही है, इनकम कितना इनकम कलेक्ट हुआ और कितना उसका एक्सपेंडिचर हुआ, कितना उसका खर्चा हुआ, आय और व्यय का दोनों का अनुमान उसमें दिया हुआ होता है। नेक्स्ट स्कॉलर है हमारे ब्रिटिश प्रधानमंत्री ग्लैडस्टन। देखिए, ग्लैडस्टन का क्या विचार है। ग्लैडस्टन ने क्या कहा, ग्लैडस्टन ने यह कहा कि बजट केवल गणित के आंकड़े मात्र नहीं है। देखिए, बजट जब प्रस्तुत करते हैं, बजट में सिर्फ गणित के आंकड़े नहीं होते हैं, वरन बजट की स्कीम्स होती है, योजनाएं होती है जो लोगों के लिए कैसे हेल्पफुल है, लोगों के कल्याण के लिए कैसे वो काम करती है, वित्त आंकड़ों के साथ में। सिर्फ आंकड़े ही उसमें नहीं होते हैं, इस बात का भी याद रखना है। किंतु ये हजारों व्यक्तियों की समृद्धि, विभिन्न वर्गों के पारस्परिक संबंधों तथा राज्यों की शक्ति का मूल है। ये जो मैंने आपको बताया है
वो सारा इसमें है, ग्लैडस्टोन ने ये कहा था, ठीक है, बजट के बारे में। नेक्स्ट है एलन विलियम्स। देखिए एलन विलियम्स एक विद्वान हुए हैं। एलन विलियम्स ने क्या कहा बजट के बारे में? उन्होंने ये कहा कि आजकल बजट सरकार की आर्थिक नीति को प्रस्तुत करने एवं क्रियान्वित करने का केंद्रीय बिंदु है। उन्होंने क्या कहा कि सरकार की आर्थिक नीति, जो सरकार की इकोनॉमिक कंडीशन चल रही है, इकोनॉमिक जो पॉलिसीज है, और इकोनॉमिक पॉलिसी को प्रस्तुत करना और उसको इंप्लीमेंट करना का केंद्रीय बिंदु है, ठीक है। ये एलन विलियम्स ने कहा, बहुत अच्छी बात एलन विलियम्स ने कही है, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, हम बजट के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि बजट के ऊपर किस विद्वान ने क्या कहा था। तो सब आगे हैं हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू नाम से आप परिचित ही होंगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कौन थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के नेता थे, प्रख्यात राजनेता थे और हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, ठीक है। उन्होंने बजट के बारे में क्या कहा? उन्होंने बजट के बारे में यह कहा कि बजट को इस दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए कि देश में क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या करना है एवं किन लक्ष्यों को प्राप्त करना है। यानी बजट को इस तरह से इंप्लीमेंट करना चाहिए कि हमारे देश में बजट से क्या करना है हमें आगे और किन लक्ष्यों को हमें प्राप्त करना है बजट को देखते हुए, ठीक है। हमें कौन कौन से काम करने हैं, किस कामों से लोगों को फायदा है और कौन कौन सी नीतियां हमें बनानी है, किन नीतियों से लोगों को फायदा है और कौन कौन से टारगेट हमें अचीव करने हैं। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बजट के बारे में कहा था, ठीक है। आगे हम एक नया टॉपिक आ गया है, बजट के विभिन्न प्रकार, वेरियस टाइप्स ऑफ बजट, ठीक है। बजट कितने प्रकार का होता है उसको मैं आगे एक्सप्लेन करने वाला हूं। आप अच्छी तरह से देखिए इस वीडियो को और सुनें कि बजट कितने टाइप का होता है। अभी तक हम बजट के बारे में पढ़ रहे थे, अब बजट कितने टाइप का होता है। तो इसमें जो सबसे पहले ये बात कही गई कि लोक प्रशासन के अकॉर्डिंग बजट के 3 प्रकारों का उल्लेख मिलता है। लोक प्रशासन के अकॉर्डिंग बजट 3 प्रकार का होता है, जो आगे है, जो निम्न है। उसमें जो सबसे पहला प्रकार है आपका व्यवस्थापिका प्रणाली का बजट। सबसे फर्स्ट आपका प्रकार है व्यवस्थापिका प्रणाली का बजट। अब देखिए इसमें क्या बताया गया है, लेजिस्लेटिव टाइप ऑफ बजट। इसमें यह बताया गया है ऐसी प्रणाली जिसमें बजट का निर्माण व्यवस्थापिका के द्वारा संपन्न होता है। व्यवस्थापिका हमारे देश की एक प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न लोग शामिल होते हैं व्यवस्थापिका में। उन्होंने ये कहा कि व्यवस्थापिका के द्वारा संपन्न होनी चाहिए बजट की प्रक्रिया, उसे व्यवस्थापिका प्रणाली का बजट कहा जाता है। जो बजट व्यवस्थापिका द्वारा संपन्न होता है उसे व्यवस्थापिका प्रणाली का बजट कहा जाता है। व्यवस्थापिका प्रणाली के बजट की ये डेफिनेशन होती है। और इसमें आगे ये बताया गया है इस प्रकार के बजट को कार्यपालिका की प्रार्थना पर व्यवस्थापिका की एक कमेटी द्वारा तैयार किया जाता है। देखिए इस बजट को कैसे तैयार किया जाता है, कार्यपालिका पहले अप्रोच करती है व्यवस्थापिका को, फिर व्यवस्थापिका इस बजट को प्लान करती है, तैयार करती है एक समिति द्वारा तैयार किया जाता है। फिर आगे क्या होता है, इस व्यवस्थापिका बजट को तैयार करती है, जो व्यवस्थापिका होती है वो इस बजट को तैयार करती है। व्यवस्थापिका में बहुत विद्वान शामिल होते हैं जो इस बजट को तैयार करते हैं, फिर उस पर अपनी स्वीकृति प्रदान करते हैं। व्यवस्थापिका उस बजट के ऊपर अपनी स्वीकृति प्रदान करती है, ठीक है। तो आज की जो हमारी क्लास है आईएएस मेंस का पेपर फर्स्ट जो है एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासनिक, उसमें जो आपका टॉपिक 12 है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, उसकी क्लास हुई है जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छी क्लास है। और इस क्लास में मैंने आपको यह बताया है कि सबसे पहले तो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन इन दोनों वर्ड का क्या मीनिंग होता है, फिर आगे बजट की चर्चा हुई है कि बजट क्या होता है, बजट कब प्रस्तुत किया जाता है, कैसे प्रस्तुत किया जाता है और बजट वर्ड की उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है। और बजट से रिलेटेड विभिन्न विद्वानों ने क्या क्या मत रखे, विभिन्न विद्वानों ने क्या क्या अपने विचार रखे और बजट की क्या क्या परिभाषाएं होती है, उस सब को मैंने आज डिटेल एक्सप्लेन किया है। फिर आगे मैंने ये बताया कि बजट के प्रकार कितने होते हैं, उस एक प्रकार की स्टडी आज हमने की है, ठीक है। मुझे आशा है कि वीडियो को आपने शुरू से अंत तक अवश्य देखा होगा, अच्छी तरह से सुना होगा, देखा होगा और उसके बाद में आप अपनी प्रिपरेशन की होगी, ठीक है। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है इस क्लास से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें और अगर और भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, आपके हर क्वेश्चन का आपको आंसर दिया जाएगा। आज की इस क्लास को मैं यहीं समाप्त करता हूं, नेक्स्ट क्लास नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। ओके।